मार्केट के अंदर आज फिर से थोड़ी गिरावट आई है। कल एक्चुअली में जितना निफ्टी बैंक निफ्टी चला, आज उतना बैंक निफ्टी वापस नीचे आ गया, यानी कि जहां थे वहीं के वहीं वापस पहुंच गए। एक दिन की तेज़ी थी। सुबह यही बात हमसे पूछी गई तो हमने सृष्टि को एज अ मेहमान बना के बोला कि आप बताइए आपका क्या रुख है इस पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी लगता है कि थोड़ी सी तेज़ी एकदम से ज़्यादा आ गई है। एग्जैक्टली यही नोट हमने सुबह भी आपके सामने शेयर किया कि बाइंग ऑन डिप्स का इंतज़ार करो। बाज़ार ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने ले रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे लेवल पे जब तक आप एंट्री नहीं करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड का मज़ेदार नहीं बनेगा। जब रिस्क रिवॉर्ड 3-4 दिन काफ़ी पहले अच्छा था, हमने ज़ोर शोर से आपके सामने बात उठाई और आपने देखते देखते 450 पॉइंट निफ्टी के और करीब 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी के कमाए होंगे। अब वापस आपको मौके मिल रहे हैं। मौके कहाँ पर है मैं आपको फिर से बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं और सारी कार्यक्रम का पूरी रूपरेखा आपके सामने रखूँ। 1 मिनट के लिए ज़रा चार्ट लेके आइएगा मेरी स्क्रीन पर जो मैंने आपके लिए बना रखा है निफ्टी का। सुबह भी आपको ये बात मैंने नोटिस कराई थी, अभी मैं फिर से आपको नोटिस करा देता हूँ। आपको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा दूंगा। पहले ज़रा निफ्टी देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर लगेगा। ये जो फॉलो बाइंग का प्रॉब्लम है ना, वो मार्केट से अभी भी जूझ रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग से ही यहाँ तक पहुँचा। मैंने सुबह आपको 6% माइनस OI भी दिखाया था और ये बात भी बताई थी कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। एक लेवल तक आपको लेके आ गई है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट ये मानते हैं कि 24,200 के आसपास आके फिर से रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली 24,200 पे मार्केट का रेजिस्टेंस आया। ये ग्रीन कलर की लाइन 50 दिन की एवरेज है जो पार नहीं हो रही है। ये पहले का फॉलोअप है जो फ्लॉप हुआ, इस बार तो फॉलोअप अभी तक बना ही नहीं, यानी कि आया ही नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि 200 दिनों के एवरेज को हम बैक टू बैक कंटिन्यू करके चल रहे हैं। तो एक बहुत ही नैरो फनल है, आप देख पा रहे होंगे। आपको मैं चलो एक और पॉइंट भी बताता हूँ। ये देखिएगा, इससे पहले तक आप कितने बड़े मूवमेंट के साथ चल रहे थे, दोनों में डिफरेंस कितना था। धीरे धीरे करके डिफरेंसेस खत्म हो रहे हैं। अब आप बहुत ही एक नैरो फनल के अंदर हैं। बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकडाउन की तैयारी कीजिएगा, वो आपको ज़रूर देखनी है। अमोल अठावले, तेजस शाह आज के 2 मेहमान हैं मेरे साथ, उनसे हम पता करेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। एक पॉइंट जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आपके कान में बात डाल देनी चाहिए, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो है चाइना के अंदर वापस एक एपिडेमिक फैलने की बात सामने आ रही है। वो गंभीर बात है। मेरे को नहीं पता कि आगे चल के इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जितनी मैंने पिछले मैं 2 घंटे से यही रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जाके इसके बारे में पढ़ा समझा और हमको लगता है कि हमको हेडलाइंस भी इसकी बना देनी चाहिए थी अभी, और आगे चल के हम आपके लिए हेडलाइंस के तौर पर रखेंगे इसको। लेकिन ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, सेंसिटिव है मार्केट्स के लिए। आप बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहाने पर खड़े हैं, आप अर्निंग के मुहाने पर खड़े हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिस बियरिंग के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में चाइना जैसी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी फिर से एक वायरस से जूझ रही है। ये HMPV वायरस का नाम इसको दिया गया है। ज़्यादा स्टडी है नहीं इसके बारे में, लेकिन सुगबुगाहट धीरे धीरे करके मार्केट में बढ़ी है। तो आप थोड़ा इस बारे में सतर्क रहिएगा। कोई भी एबनॉर्मलिटी नेगेटिव अगर आती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट ज़रूर करेगा। मार्केट को रिएक्शन देना है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे रिएक्शन देगा। अगर ये बात ज़्यादा नहीं बढ़ी, सब चीज़ें हैंडल विद केयर हो गई, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव मान के चलेगा कि बजट से पहले आप थोड़ा और ऊपर आएंगे। लेकिन अगर ये बात बड़ी है और इसका असर आना है मार्केट पे, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सारी अच्छी चीज़ों को ये काउंटर चेक करवाएगा आपसे। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। आज का दिन मार्केट के अंडर वेट एंड वॉच में निकाल दीजिए। 1-2 दिन का थोड़ा और समय आपको मिल जाएगा सैटरडे संडे का। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद ही आप कोई बड़ी पोजीशंस की तरफ बढ़ना। ये मेरे को जो चाइना वाला मैटर है, मैं सिर्फ आपके कान में बात डाल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ या मैं खुद भयभीत हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, हर चीज़ मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मशीन। वो तो हर ट्रिगर को डिस्काउंट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बस ये पॉइंट मेरे को आपके सामने रखने हैं। अब जरा रूपरेखा भी आपको दिखा देता हूँ कार्यक्रम में आज हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। फटाफट से दिखा दीजिए आज का ऑन द शो वगैरह हम क्या क्या कौन कौन से समय पे हम करने जा रहे हैं, जल्दी दिखाइएगा। फिर अमोल सर से और तेजस जी से करेंगे बातचीत। क्लोजिंग ट्रेड 2:35 पे होंगे। 2:40 के आसपास का एक ऑप्शंस का सौदा होगा। 3 बजे जितना मार्केट का अपडेट है वो सारा हम आपके सामने एक मार्केट सेट 3 के नाम पे लेके आएंगे। साथ में फिर BTST कॉल्स भी होंगी, ये 3:15 पे। इवेंट्स टू वॉच को 3:20 के आसपास रखेंगे। फिर हम क्लोजिंग के ट्रेड की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर 3:30 बजे आज बाजार बंद, यानी कि 2 दिन की छुट्टी फिर से। फिर आप मंडे को उतर के आएंगे। इसलिए
अच्छी चीज़ है कि आपके पास 2 दिन हो जाएंगे चाइना वाली खबर को समझने में। और अच्छी चीज़ दूसरी एक और है कि कल के सुपरफास्ट तेज़ी के बाद मार्केट में फिर से एक आपको मौका मिल रहा है। धीरे धीरे एक वर्ड का इस्तेमाल मैं फिर से कर देता हूँ, वह है एक्युमुलेशन। इसको आप ज़रूर ध्यान से ट्रेड देखिएगा। अब 2 नहीं बल्कि 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश पालवे भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो राजेश सर, तेजस जी, अमोल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप सबने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तेजस, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, आप मार्केट को यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं इस समय? कल धुआंधार तेजी, कल 550 पॉइंट बैंक निफ्टी चला, आज 550 पॉइंट वापस आ गया, हम वहीं के वहीं वापस आए हैं। हाँ, जरा गाइड कीजिए सर बैंक निफ्टी और निफ्टी। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो कल के सत्र में एक हमने स्पेक्टेकुलर रैली देखी थी और आज के सेशन में जो निफ्टी है वो अपनी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो सरपास नहीं कर पा रहा है। ब्रॉडली जैसे कि आपने बताया कि अभी निफ्टी जो है 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन कर रहा है। तो जब तक कुछ बड़ा ब्रेकआउट इधर साइड आएगा नहीं, मुझे लग रहा है ये रेंज में रहेगा। लेकिन कल हमने एक अच्छी खासी खरीदारी देखी थी, तो आज का जो डिप है वो थोड़ा लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो अगर आज 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी बंद देता है तो टुवर्ड्स द एंड मेरे हिसाब से निफ्टी में बाई करके जाना चाहिए। और जो जिसको शॉर्ट करना है दे शुड वेट फॉर द यस्टरडेज हाई टू बी टेकन ऑफ। जब तक ये 24,200 225 का स्तर पार नहीं करता है, जो उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, कोई बड़ी रैली नहीं आएगी। अगर ये लेवल स्तर पार होता है तो मुझे लग रहा है 24,500 तक के भी लेवल आ सकते हैं निफ्टी में। तो आज 24,000 पे आपको नजर बना के रखनी है। अगर उसके ऊपर बंद देता है तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग में निफ्टी भी बाय करके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक क्लियरली एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 50,500 का एक मेजर सपोर्ट है जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और ऊपर में 52,000 का जो स्तर है वो सरपास नहीं कर पा रहा है। और आज के सत्र में भी हमने ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में सेलिंग देखी है। तो ये भी ब्रॉडर रेंज एक 1,500 पॉइंट की रेंज है। जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता नहीं है, मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। अगर इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो मुझे लग रहा है वो डायरेक्शन में 1,000 से 1,500 पॉइंट की मूव आ सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, कुल मिला के आप ये बात कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करी जा सकती है। आप ये बात भी कह रहे हैं कि सपोर्ट पक्के हैं। आपने ये बात भी की कि कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है नहीं, एक रेंज है, उस रेंज के बॉटम पे पकड़िए, अपर एंड पे छोड़ दीजिए। ये बात हमको तेजस जी ने समझा दी है। मोटा मोटी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई घबराने की बात नहीं है, इसलिए हमने एक सेकंड ओपिनियन भी आपके सामने ले लिया। राजेश सर से शुरू करते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स के सिलसिले को, फिर अमोल अठावले और तेजस शाह भी अपने अपने सौदे आपको बता देंगे। राजेश सर नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर। साल के नए साल में आने पर पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो ज़रा बताइए सर आपके ट्रेडिंग कॉल कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ईटी नाउ स्वदेश की परिवार को, सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एफएमसीजी पैक्स है, और उसमें हमें लगता है डाबर यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन का कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। तो स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में भी आज हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और एफएमसीजी पैक में भी एक बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है, काफी स्टॉक्स में बनते हुए दिखा है कल के सेशन में, और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। डाबर के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 550 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 520 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो चोला फाइनेंस। एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिखा है। हमने देखा कल के सेशन में भी काफी अच्छा मूव था सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में। आज फॉलो अप बाइंग एक्शन चोला फाइनेंस में होते हुए दिख रही है। 1300 चोलामंडलम होल्डिंग जिसका टिकर है, या चोला इन्वेस्टमेंट, तो 1327 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने वीकली चार्ट पे, प्रीवियस वीक में एक डोजी फॉर्मेशन था और अब यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, तो एक रिवर्सल के साइन है एक करेक्शन के बाद। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1360 1370 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1300 रुपए के आसपास। ठीक है सर, दोनों शेयर आपके सर नोटिस हो गए। चोला इन्वेस्टमेंट तो हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, आज एक रिपोर्ट भी आई है और बढ़िया बंद हुआ। और दूसरा आप अभी भी थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव के कॉम्बो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इट्स अ गुड साइन।
डाबर इंडिया भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 550 रुपये के तक का टारगेट है, 520 का एसएल है। आगे बढ़ें, अब अमोल सर से जरा ले लेते हैं उनसे शेयर। अमोल जी नमस्ते, आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। जरा मेरे को बताइएगा सर, आपकी तरफ से आज की कॉल्स कौन सी हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ मैं जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 610 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल गया है 660 के एंड स्टॉप लॉस उसका रहेगा 595 रुपीज का। आई थिंक एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, स्टेबल है, हायर बॉटम फॉर्मेशंस मेंटेन हो रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बंद होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक ये लेवल अगर सस्टेन होता है तो आने वाले दिनों में एक LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं LTF के साथ जाना चाहूंगा, L&T फाइनेंस के साथ, वो भी पोजिशनली है। 142.50 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 155 के और स्टॉप लॉस है उसका 139 का। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में रिवर्सल फॉर्मेशन है, डेली और वीकली चार्ट्स पे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है लोअर लेवल्स पे। तो मुझे लगता है सेटअप अच्छा है, अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर उसको देखा जा सकता है। ठीक है सर, डन। L&T फाइनेंस आपकी लिस्ट में है, 155 रुपये का टारगेट आप दे रहे हैं। देखिए सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। LIC हाउसिंग भी सर की लिस्ट में है, 660 रुपये का टारगेट है। ये जो फाइनेंस वाली कंपनीज है ना, ठीक है। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए मार्केट में ना बहुत सारे र्यूमर्स और बहुत सारी न्यूज़ होती है, कुछ सोर्स बेस्ड न्यूज़ भी होती हैं। जैसे ही बजट आएगा तो उससे पहले कुछ न्यूज़ का फ्लो बढ़ता है मार्केट के अंदर। इस बार हमारे पास भी आता है, ऐसा नहीं कि आपके पास है, हमारे पास है, हम आपके पास नहीं आता, सबके पास आता है। मेरे को भी खुद ऐसे थोड़ा पर्सनली फील होता है कि जो टैक्स वाला मैटर है ना, काफ़ी गंभीर है। ये बात सरकार के कानों में जाती है कि टैक्स का थोड़ा प्रेशर है। मेरे को लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा टैक्स रिलीफ के तौर पर कुछ ना कुछ आएगा। या तो इनकम टैक्स के दायरे बढ़ाए जाएंगे, या तो डिस्क्रिशनरी इनकम कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर लोगों के हाथ में कैश कैसे पहुंचे, उसको लेकर कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर उठेगा। वो चाहे घुमा फिरा के भले आपसे बाद में वापस ले लिया जाए, लेकिन एक मिनट के लिए इस बार के बजट के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट इस चीज़ की ज़रूर रहने वाली है, और इसके लिए सरकार शायद थोड़ी तैयारी कर ले, ऐसा मार्केट में सुनने में आ रहा है। इसलिए फाइनेंस वाली कंपनीज पे ध्यान रखेगा, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस या फिर गोल्ड फाइनेंस, जो भी फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उन सब पे थोड़ा ध्यान रखिए। शायद डिस्क्रिशनरी इनकम से इन फाइनेंस वाली कंपनीज का बेनिफिट अच्छा हो जाए आपको। LIC L&T फाइनेंस दोनों सर ने दिया है। तेजस शाह सर, आप जरा बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? डिम्पी जी, आज का जो मेरा पहला शेयर है वो ऑटो सेक्टर का है। ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है और ऑटो सेक्टर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। टाटा मोटर्स भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। तो मेरा जो पिक है ऑटो सेक्टर से वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये स्टॉक ने कल के सत्र में एक अच्छी खासी खरीदारी देखी थी और एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, और आज के सत्र में हमने डेली चार्ट पे एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी स्पॉट किया है। और ये जो स्टॉक है अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी कल ब्रेकआउट आया था। तो मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 223 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 245 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 255 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है दिग्गज शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लग रहा है कि ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1200 के करीबन डबल बॉटम बना दिया है, और हमने एक RSI इंडिकेटर पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखा है रिसेंटली, और वीकली चार्ट भी इसका जो दिखा रहा है वो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो और आज भी स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है रिलायंस में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1219 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1290 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1325 का। इस पर तेजस का बुलिश व्यू है 1290 और 1325 के टारगेट के लिए 1219 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर आपको सर। अगर यूपीएल की बात करें तो आज हम दूसरे दिन स्ट्रेंथ देख रहे हैं यूपीएल में। आपको क्या लगता है कि जो भी थकान थी, जो गिरावट थी, वो ओवर हो गई है और चलने के लिए फिर से तैयार है शेयर ये? अभिषेक जी, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। यस, यूपीएल में एक अच्छा रिवर्सल साइन यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक आज 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट, अगर हम देखें, डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन देखें, मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से यहाँ पे रिवर्सल बना है।
तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्टॉक ने जो लोअर बैंड को टच किया था अराउंड 500 रुपए के आसपास, वो एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है और एक ये रिवर्सल बना है। अब ये देखना है कि रिवर्सल में कहाँ तक चाल कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें लगता है 555 इसके लिए हर्डल रहेगा इस अपवर्ड मोमेंटम का। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है। 522 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें और हमें लगता है 545 555 ये दो टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। वहां पे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। तो 55 तक के टारगेट के लिए आप यूपीएल को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यूपीएल के बराबर के भाव वाला एक और शेयर है, हालांकि सेगमेंट बिल्कुल ही अलग है, और वो है डाबर का। 500 रुपए के आसपास हमने देखा कि सपोर्ट लिया, उसके बाद शेयर चलने की कोशिश कर रहा है और 3-4 सत्र से लगातार तेजी है। क्या डाबर आपको लगता है ये राजेश जी की अगर खरीदें थोड़ा लंबा रख सकते हैं इसको बजट तक के लिए? बिल्कुल लगता है। और अभिषेक जी, हमने आज ये डाबर पे ही रिकमेंड किया है ओपनिंग ट्रेड्स में, और हमें लगता है कि यहाँ पे 550 तक के जो टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो डाबर हमारी आज की पिक भी है और एक करेक्शन के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। 3 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो मार्केट का जो आज टेक्सचर बना हुआ है अभिषेक जी, वो ये है कि जो स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास कहीं होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं, वहां पे एक रिवर्सल या एक पुलबैक के ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम आज जो स्टॉक्स में मोमेंटम है वो यही बीटन डाउन स्टॉक या एक अच्छे बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि अभी उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ समय के लिए जो निफ्टी कंसोलिडेट हो रही है, तो इसी तरीके के स्टॉक आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो कंसोलिडेशन में स्मार्ट प्ले की राय दे रहे हैं राजेश जी, और तीनों एक्सपर्ट्स के टेक्निकल रिकमेंडेशंस तो आपने जाने, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर भी हम नजर रख रहे हैं। लेकिन स्टेट रन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज आरईसी और पीएफसी आज फोकस रेडार पर हैं। मजबूती के साथ हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी पर ये दोनों ही स्टॉक्स ट्रेड करते हुए, और इस तेजी के पीछे की वजह, वैसे तो आरईसी पीएफसी के चार्ट्स जो हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं। 4-4.25% की तेजी आरईसी में देख पाएंगे, और साथ ही पीएफसी में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी इजाफा नजर आ रहा है। अब ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स आई हैं एमके की तरफ से, और उनका ये कहना है कि आरईसी में 600 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, और पीएफसी में भी ऑलमोस्ट 650 इनफैक्ट आरईसी में और पीएफसी में 600 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। सो पोटेंशियल अपसाइड अगर आप देखें करीब 25 से 30% तक की दोनों स्टॉक्स में ब्रोकरेजेस का मानना है कि देखने को मिलेगी। तेजस, गुड आफ्टरनून, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू। आपसे जानना चाहेंगे, ये पावर फाइनेंसिंग कंपनी आरईसी पीएफसी दिन की शुरुआत से ही अच्छा एक्शन दिखा रही है, टेक्निकली आपकी राय क्या होगी? तो टेक्निकली अगर देखेंगे तो आरईसी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है पीएफसी के कंपैरिजन में। पीएफसी आज भी उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, बट आरईसी कंसिस्टेंटली ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो प्रिफर्ड बेट विल बी आरईसी लिमिटेड। स्टॉक ने रिसेंटली 490 के करीबन एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बना के पिछले 4 सत्रों से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देखी है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी करंट भाव पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई हल्की सी गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 570 से लेके 572 तक भी जा सकता है। पीएफसी की हम बात करें तो पीएफसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट अगर रिलेटिव टर्म्स में अगर पूछेंगे तो आई प्रेफर आरईसी कंपेयर टू पीएफसी। ठीक है, तो चलिए, ये राय दोनों ही पावर फाइनेंसिंग काउंटर्स पर मिलती हुई देखने को मिली है। आरईसी पर ज़्यादा भरोसा इस वक्त बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन आईटीसी, ये डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्लेयर भी आज फोकस में है, और आपको बता दें कि आईटीसी होटल का डीमर्जर जो है, ये खबर है जिसके चलते स्टॉक जो है इनफैक्ट कंपनी फोकस में नजर आ रही है। आईटीसी होटल्स का कब डीमर्जर होगा, कब लिस्टिंग होगी, साथ ही इस ब्रोकरेजेस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि खबर है तो उस पर लगातार एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स और ब्रोकरेज का सिलसिला भी आना शुरू हो चुका है। तो आइए ये खबर से जुड़ी सारी की सारी जानकारी एक बार हमारे सहयोगी गौरव से जान लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से उनका एक नजरिया भी जानेंगे। गौरव, आप बताइए।
जी हाँ, तो आईटीसी कई दिनों से फोकस में रहा है और इसका मेन रीज़न है आईटीसी और आईटीसी होटल्स का डीमर्जर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डीमर्जर कैसे होने वाला है। आईटीसी में कहीं पे, आईटीसी होटल्स में कहीं पे भी आगे जाके जो 60% स्टेक है वो आईटीसी डीमर्ज करने वाला है और इसी के चलते हुए जो रिकॉर्ड डेट है वो सेट किया है 6 जनवरी का। इसका मतलब ये है कि अगर निवेशकों को कुछ भी बेनिफिट चाहिए होगा तो आज का दिन एक आखिरी दिन है जब भी आईटीसी के शेयर्स खरीदने पर उनको आईटीसी होटल्स के शेयर जो है वो मिल सकते हैं। इसका जो रेशियो है वो 10:1 के प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे आईटीसी के अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो उसके चलते हुए आपको एक शेयर जो है वो आईटीसी होटल की जो न्यूली लिस्टेड कंपनी होगी उसके मिल देंगे। इसके बाद भी आईटीसी जो है वो 40% स्टेक जो है वो होल्ड करेगा आईटीसी होटल में और इसी के चलते हुए ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बज़ में रहा है। आगे जानते हैं कि आईटीसी होटल का लिस्टिंग कैसे होगा। तो फिलहाल के लिए ये जो आईटीसी होटल्स है उसको जब तक लिस्टिंग के लिए सभी अप्रूवल्स नहीं मिलते तब तक एनएससी और बीएससी पे वो उस प्राइस पे रहेगा जो कि एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में ये जो डिस्कवर होगा। तो ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में प्राइस जो है वो ऐसे डिस्कवर होने वाला है कि आज की जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी आईटीसी की और जो 6 जनवरी को ओपनिंग प्राइस रहेगी प्री ओपन सेशन में, स्पेशल प्री ओपन सेशन में, इसका जो डिफरेंस है वो प्राइस पे फिलहाल के लिए जो आईटीसी होटल्स के शेयर्स है वो एनएससी और बीएससी पे रहेंगे। आगे जाके ये शेयर्स को कहीं पे कुछ हफ्ते लग सकते हैं एक्सचेंजेस पे ट्रेड होने के लिए, बट ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि इन शेयर्स का जो प्राइस है वो 150 to 200 रुपीज़ में हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें नोमुरा की तो उनका मानना है कि आईटीसी होटल्स के शेयर जो है वो लिस्टिंग के बाद लगभग 200 से 300 रुपए पे ट्रेड कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ पहले के सिनारियों की तो पहले भी हमने देखा है कि कंपनीज में ये जो डी लिस्टिंग है, डी मर्जर जो है वो हुआ था और इसी के चलते हुए जैसे हमने पहले देखा था कि रिलायंस का जियो जो है उसको आने के लिए लगभग 30 दिन से भी ज़्यादा लगे थे। इसी के साथ साथ पिरामल फार्मा की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा कि लगभग 40 दिन से भी ज़्यादा जो है इस डी मर्जर के बाद लिस्टिंग के लिए लगे थे। इसी के बाद अगर हम बात करें एनएमडीसी स्टील की तो यहाँ पे कंपनी को लगभग 4 महीने लगे थे डी मर्जर के बाद लिस्टिंग जो है वो करने के लिए। तो इसी सब के चलते हुए अभी फिलहाल में ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आईटीसी होटल्स के शेयर कब लिस्ट होंगे। बट एनालिस्ट का मानना है कि क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है तो 1 महीने में लगभग फरवरी के कहीं पे बीच में हमें जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 150 रुपीज़ टू 200 रुपये का जो रेंज है वो कहीं पे एनालिस्ट का मानना है आईटीसी होटल्स के लिए देखने को मिलेगा। बट इसी के चलते हुए आईटीसी पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा क्योंकि आज जो है आखिरी दिन रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अगर उनको आईटीसी होटल्स में कुछ बेनिफिट चाहिए होगा तो। बेहद इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़ और गौरव शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स आईटीसी होटल्स डीमर्जर पर हमें बताने के लिए। तो आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग मिड फरवरी तक होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आपको बता दें 6 तारीख को डीमर्जर और आज फायदे के लिए शेयर खरीदने का आखिरी दिन होगा। जिस तरह से गौरव हमें बता रहे थे आईटीसी के शेयर धारकों के 10 शेयर पर आईटीसी होटल्स का 1 शेयर मिलेगा। इस लिस्टिंग पर भी फोकस रहेगा, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि मिड फरवरी तक लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। राजेश जी, आईटीसी पर एक राय आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि इस खबर के ठीक बाद हम जान रहे हैं धीरे धीरे अब ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो है और डीमर्जर है तो काफी वॉलेटाइल मूव्स भी नजर आ सकते हैं। क्या राय होगी? तो बिल्कुल देखिए, डीमर्जर के चलते काफी कुछ इंटरेस्ट जरूर बनेगा। जिन्हें पार्टिसिपेट करना है डीमर्जर एंटिटी में वो जरूर यहाँ पे एक अपना बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। हमें लगता है कि आईटीसी के टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे वीकली चार्ट पे रिवर्सल के साइन तो बनते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे एब्सेंट है। स्टॉक में जो मेजर हर्डल बना हुआ है वो करीब 485 से 490 की रेंज में बना हुआ है। उसको वीकली बेसिस पे सरपास करना इंपॉर्टेंट रहेगा आईटीसी को, अगर यहाँ से फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करना है तो हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए 490 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस होता है तो 515 520 तक की चाल इसमें आते हुए दिख सकती है। हाउएवर यहाँ पे स्टॉक में जो रिवर्सल बने, डाउन साइड से जो रिवर्सल बने उसमें ट्रेड यहाँ पे ओपन रखा जा सकता है लॉन्ग साइड का 474 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो चलिए ये ट्रेड पर एक राय आईटीसी पर इन पर्टिकुलर और न्यूज़ फ्लो के चलते इस पर नज़र ज़रूर रखनी होगी और वक्त वक्त पर इसे रिविजिट भी करते रहेंगे। लेकिन 2 दिन की मजबूती के बाद आज मुनाफा वसूली का दौर बाजार में नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव इस वक्त आप देखेंगे करीब 24,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप देखें बैंक निफ्टी में भी करीब 600 अंकों की बिकवाली तो देखी जा चुकी है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी इस वक्त अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज नजर
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार के लेवल से पिछले आधे घंटे से अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। निफ्टी वही 150 पौने 200 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है करीब 600 अंकों के आसपास की, यानी कि कल की पूरी तेज़ी आज हवा हो गई है। और निफ्टी इस वक्त कोशिश कर रहा है 24,000 के लेवल्स को प्रोटेक्ट करने की। एग्जैक्टली 24,000 के आसपास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक रेंज में ही घूमता हुआ दिख रहा है। आज अगर हम ऐसे कुछ खेमे की बात करें जहां से थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो कंजम्पशन शेयरों में हम देख रहे हैं कि आज बाइंग है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, HUL, टाइटन, ब्रिटानिया, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में से हैं। आईटीसी को अगर आप छोड़ दें, आईटीसी के ट्रिगर्स अलग हैं। वैसे भी आईटीसी प्योर कंजम्पशन प्ले नहीं है, उसमें तो सिगरेट वाला बिजनेस ज़्यादा है। तो ये एक खेमा है जहां पर बाइंग हो रही है और इसको थोड़ा ब्रॉड कर लें तो ऑटो में थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग है। टाटा मोटर्स आज लीड कर रहा है 3% के आसपास की तेजी के साथ। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति कहां पर अच्छी बन सकती है, ये समझेंगे ऑप्शंस के चैंपियन में। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए मौके कहां हैं ऑप्शंस में, क्या ट्रेड करें अभी? शुक्रिया अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा हायर एंड पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, पहले फार्मा, हेल्थ केयर, इन्होंने काफी कंसिस्टेंसी दिखाई। अब मुझे लगता है कि FMCG एक ऐसा नाम रहेगा जो कि कंसिस्टेंट रहेगा। बाकी सारे आपको रोटेशनल बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे कल हमने बात की थी कोलगेट पाल्मोलिव की, आज मैं बोल रहा हूँ आपको ब्रिटानिया को देखने के लिए, कंसिडरिंग कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये है, एक करेक्टिव मूव के बाद बेस फॉर्मेशन और वहां से अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये रिकवरी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में। 4850 की जो कॉल करीब 105 के पास ट्रेड कर रही है, इसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। 85 का स्टॉप लॉस रहेगा 150 के टारगेट्स के लिए। 4,850 वाली कॉल खरीदनी है आपको 105 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 150 रुपए, स्टॉप लॉस 85 रुपए, अधिकतम मुनाफा 4,500, अधिकतम नुकसान 2,000 रुपए का। शेयर में करीब 1% के आसपास की तेजी ब्रिटानिया के शेयर में आज बनी है और हमने देखा था कि 4,700 रुपए के आसपास तक आकर गिरावट थमी, उसके बाद एक रेंज में शेयर था। आज बाइंग ठीक दिख रही है ब्रिटानिया के शेयर में। तो ये आपके लिए रणनीति, डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर रिस्क से जुड़ा हुआ। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। तेजस, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज डीमार्ट में तो करीब 12% के आसपास की तेजी है। अच्छी चीज ये है कि बाजार का मूड थोड़ा सा डामाडोल हुआ है, लेकिन डीमार्ट ने अपनी स्ट्रेंथ को गंवाई नहीं है। इस पर आगे हम थोड़ा चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन डीमार्ट को जिन कंपनी से कंपटीशन मिलने की बात की जा रही थी, क्विक कॉमर्स से कंपटीशन की बातचीत की जा रही थी, यानी कि जोमेटो हो गया या फिर स्विगी हो गया, एक की कंपनी है क्विक कॉमर्स में, ब्लिंकिट एक की है, स्विगी, इंस्टामार्ट। आज हम देख रहे हैं कि स्विगी में भी कमजोरी है, जोमेटो में भी कमजोरी है। जोमेटो में क्या आपको लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है मौजूदा लेवल से, या फिर थोड़ा नीचे आ जाए तो बाइंग रेंज में आ जाएगा शेयर? ये देखिए, जोमेटो की हम बात करें तो स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया 300 रुपए के करीबन और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। बट ये स्टॉक का अभी भी मेजर जो सपोर्ट है वो करीबन है 264 के करीबन, विच इज अ 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द एंटायर रैली विच स्टार्टेड फ्रॉम 239 टू 305 तक ये लेवल गया था। तो उसका जो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो 264 के करीबन आ रहा है। तो जब तक ये शेयर 264 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे स्टॉक में अभी भी कोई पैनिक नहीं लग रहा है। अगर 264 के नीचे अगर ये शेयर चला गया तो फिर हम ये स्टॉक में एक मेजर करेक्शन देख सकते हैं और इन दैट केस वो स्टॉक नीचे में 245 से लेके 240 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये एक राय जोमेटो पर। और इस वक्त अगर देखें बाजार की कमजोरी के साथ ही जोमेटो में भी हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स, डिलीवरी, फूड डिलीवरी स्पेस पर नज़र ज़रूर रहनी चाहिए क्योंकि न्यू एज स्पेसेस हैं और हो सकता है कि 2025 में न्यू एज स्पेसेस में एक ग्रोथ आउटलुक जो और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले क्योंकि मेजर प्लेयर्स भी इसमें एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे। कंपटीशन नहीं थी लेकिन अब कंपटीशन जो है बनना शुरू ज़रूर हो गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर नज़र होनी चाहिए।
आज के सत्र में एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर जो है काफी बढ़िया एक्शन दिखा रहा है। कमजोर बाजार में भी इस वक्त 11% के मूव के साथ ही खड़ा है। पिछले एक महीने में भी ट्रेंड मजबूती का नहीं दिखा था। जितनी मजबूती पिछले एक महीने में नहीं नजर आई थी उतनी एक दिन में इस वक्त देखने को मिली है। 4165 तक जाने के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं 4028 के आसपास ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन इंटैक्ट हैं आज के सत्र में कंपनी के जो अप मूव्स हैं। अब इस मजबूती के पीछे की वजह है बिजनेस अपडेट और साथ ही CLSA की ब्रोकरेज रिपोर्ट। दोनों ही चीजों से जुड़ी सारी की सारी जानकारी। अभिषेक, शायद आपने डीप डाइव रिसर्च की है, बिजनेस अपडेट इतना अच्छा रहा कि स्टॉक प्राइस में इतनी अच्छी मजबूती देखने मिली। मानसी, देखिए, डीमार्ट का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। राधा किशन दमानी की कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मुझे वो IPO और लिस्टिंग की डेट भी बहुत ही सही से याद है कि उस दिन क्या हुआ था, और बहुत ही अच्छे से रिवॉर्ड किया है अपने निवेशकों को। लेकिन सितंबर के बाद हुआ ये कि शेयर में हमने एक तरफा बिकवाली की चाल देखी है। और दरअसल हुआ ये था कि सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर आए थे, और जब नतीजे कमजोर आए तो कहीं ना कहीं चिंताएं ये जाहिर की गई कि जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, इनसे इसको बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, और उसके चलते लगातार निवेशकों का भरोसा टूटता गया। यहाँ तक कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये भी कहा, हाल फिलहाल रिपोर्ट आई है कि इन कंपनी से मुकाबला करने के लिए डीमार्ट को काफी ज्यादा डिस्काउंटिंग करनी पड़ रही है, और वो कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन को इंपैक्ट करेगी। तो 5,500 के आसपास का भाव था सितंबर में, वहां से गिरते 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 ये शेयर 3,500 रुपए के भी नीचे आ गया था। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन ये जो अपडेट्स आए हैं काफी हद तक कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करने का काम किया है। तीसरी तिमाही में जो आय है 17.5% बढ़ी है, और ये 15,565 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ईयर ऑन ईयर के ये आंकड़े हैं। और यही नहीं, स्टोर्स की जो संख्या है वो भी कंपनी काफी तेजी से बढ़ा रही है। पिछली तिमाही की अगर बात करें, 10 नए स्टोर जोड़े हैं और कुल स्टोर्स की संख्या हो गई है 387। तो सितंबर तिमाही में नतीजे कमजोर आए थे, शेयर में हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी थी, और मैनेजमेंट ने भी माना था कि क्विक कॉमर्स से उनकी ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। लेकिन कुछ जो बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे कि CLSA और मोतीलाल, दो ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहां पर टारगेट 5,000 रुपए से ऊपर के निकल के आए हैं। CLSA का भरोसा बरकरार है। CLSA ने जो रेटिंग दी है और परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, और टारगेट दिया है 5,360 रुपए का। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के भी टारगेट 5,000 रुपए से ऊपर के हैं। CLSA का ये कहना है कि प्राइवेट लेवल के जो ब्रांड्स हैं कंपनी के पास, उसके चलते ये कंपटीशन में बनी रहेगी, और जो भी कंपटीशन क्विक कॉमर्स से इमर्ज हो रहा है उसका अच्छे से सामना भी करेगी। प्राइवेट लेवल वो ब्रांड होते हैं जो जिनका कंपनी के स्टोर्स के साथ या फिर कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप होता है, वो उसी स्टोर में, उसी कंपनी के स्टोर में बिकते हैं एक्सक्लूसिवली। तो ये एक चैनल, एक नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है डीमार्ट का, और इसके दम पर आगे ग्रोथ आती रहेगी। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो 6.5% एक महीने में आपको ऊपर दिखेगा, 6 महीने में करीब 15% के आसपास की गिरावट दिखेगी, क्योंकि शेयर ये थोड़ा निराश किया, अंडर परफॉर्म किया है बाजार को भी, और एक साल में 4% के आसपास के, 4-5% के आसपास के हल्के से गेन्स हैं शेयर में। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो अपडेट्स हम देख रहे हैं और उसके बाद शेयर की जो चाल देख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट टेकिंग नहीं आ रही, ये अच्छी चीज है। कई बार क्या होता है ना, शेयर ऊपर खुलते हैं, इंट्राडे में ऊपर जाते भी हैं, लेकिन सस्टेन करना ये दिखा रहा है कि नहीं, डीमार्ट को लेकर निवेशकों का भरोसा थोड़ा सा रीइंस्टेट जरूर हुआ है Q3 की अपडेट्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, लेकिन ये सारी की सारी रिसर्च इन वेरी क्रिस्प आपने बता दी। और इनफैक्ट अगर देखें, ट्रेंड भले ही 1 महीने 6 महीने के हम देख रहे हैं कमजोरी वाले हैं, लेकिन फंडामेंटल्स जैसे अभिषेक भी बता रहे हैं काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है इस ब्रांड का नाम, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑन अ कैगर बेसिस करीब 20% पिछले 5 सालों में सालाना आधार पर कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा भी सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा ही देखने को मिला है। इन दिनों जो कंपटीशन और नए प्लेयर्स आ रहे हैं उससे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी कंपटीशन वाली फील ज़रूर है, और इसी के चलते अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रैटेजीज को एक बार फिर से इन्हें विजिट भी करना पड़ रहा है। बावजूद इसके आज जो अपडेट्स हैं उसका क्लियर कट इम्पैक्ट है। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर ब्रोकरेजेस की माने तो CLSA का ये कहना है कि 5,360 तक भी ये जा सकता है। ऑफकोर्स अंडरवेट और अंडर परफॉर्म की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। आपकी राय क्या रहेगी एवेन्यू सुपरमार्ट पर? ये अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और एकदम शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो मोमेंटम हुआ वो
गैप अप के साथ हुआ और उसके बाद जो फर्स्ट आवर के बाद मोमेंटम थोड़ा सा रुक सा गया था। एक बड़ा करेक्शन के बाद एक शार्प बाउंस बैक आया। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर हम प्योरली देखते हैं तो स्टॉक शायद एक रेंज ओपन करेगा, तो नॉन डायरेक्शनल रहने के चांसेस फिलहाल तो अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो 4200 4250 एक अपर बाउंड्री का जो रेजिस्टेंस बोलते हैं वो रहेगा। ऑन द फ्लिप साइड मुझे लगता है कि अगर 3950 और 3900 ये एक डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है बाइंग ऑन करेक्शन ऑन सेल ऑन रैलीज, आई थिंक ये टेक्सचर शायद डे ट्रेडर्स के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए एवेन्यू सुपरमार्ट पर ये एक टेक्निकल टेक। लेकिन राजेश जी, ये साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जिनसे नज़र नहीं हट रही है, क्योंकि एक्शन दिख रहा है यहाँ पर, मजबूती के साइंस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखेंगे, हमने देखा अच्छी खासी तेज़ी के बीच ये ट्रेड करता हुआ। साउथ इंडियन बैंक में भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक की तेज़ी, और हो भी क्यों ना, बिजनेस अपडेट्स जो आए हैं सालाना आधार पर अगर आप देखें Q3 बिजनेस अपडेट दोनों के काफ़ी पॉजिटिव हैं। साउथ इंडियन बैंक की ही अगर बात करें 4% की तेज़ी पर ये खड़ा है। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 12% का इजाफा, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 6% बढ़ी है। कासा रेशियो जो है 31% पर इंटैक्ट है, और कासा की अगर बात करें इसमें राइजिंग ट्रेंड ऑलमोस्ट 4% का देखने को मिला है। इसी तरह की तस्वीर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। इनके भी Q3 अपडेट आए, बिजनेस अपडेट्स अच्छे रहे और उसका एक इम्पैक्ट है। इन स्टॉक्स पर, इन बैंकिंग प्लेयर्स पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी, बिल्कुल, ये दोनों ही छोटे बैंक जिनकी आपने चर्चा की, दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा आज मूव बनते हुए दिख रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बड़े करेक्शन के बाद एक फॉलिंग चैनल का रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेली चार्ट पे, एज वेल एज ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो। सो हमें लगता है जिस तरीके के एक करेक्शन के दौर का यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन अब बना है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर ये स्टॉक अब 25 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है 30 से 32 रुपए तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन 25 रुपए के लेवल को अब ये होल्ड आउट करता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन, तो ये जरूर 30-32 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखें तो वहां पे भी एक अच्छा पुल बैक बना है। हालांकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जिस तरीके के पुल बैक यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब 58 से 60 के जोन में बना हुआ है। जब तक ये 60 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, कुछ समय अभी और यहाँ पे कंसोलिडेशन बनते हुए दिख सकता है। तो महाराष्ट्र बैंक में कंसोलिडेशन रह सकता है कुछ समय के लिए। डाउन साइड में इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52 का, हायर साइड पे 60 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ये दोनों ही स्टॉक्स में मजबूती है और ये मजबूती कायम रहने की संभावना भी नजर आ रही है। और साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें 25 के लेवल्स को अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर आगे और ज्यादा मजबूती के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ के आसपास है और इस वक्त 24,000 के नीचे भी आपको दिखेगा, और गिरावट जो है वो करीब करीब 190 अंकों के आसपास की निफ्टी की हो गई है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 600 अंकों के आसपास की। आज गिरावट की अगर हम विलेन कहें तो वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इसमें गिरावट ज्यादा है। और TCS के साथ साथ बाकी IT शेयर भी आज हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार हो रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो जैसे नाम भी उसमें शामिल है। अब BTST शेयरों की शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, मतलब HDFC बैंक 2.5% नीचे, फिर से 1750 रुपए के नीचे। CLSA ने इसको मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया और आज निवेशकों का भरोसा भी इससे उठ रहा है। CLSA क्या बाय ऑन डिप करना है या फिर इसको अवॉइड करें? और इसके इस व्यू के साथ साथ जरा ये भी बता दीजिए कि BTST फिर कहां करना है? देखिए, डेफिनेटली HDFC बैंक जरूर थोड़ा सा आज सल्क हुआ है। हमें लगता है कि अगर आपका निवेश का नजरिया है तो आपको डिप में बाय करना होगा, क्योंकि अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। स्टॉक अभी भी मंथली चार्ट पे अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है और अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ही अब आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1730 1720 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इस करेक्शन का। अगर ये करेक्शन में 1720 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें लगता है कि यहाँ से पुल बैक के चांस बन सकते हैं और देन अगेन वापस स्टॉक अपने 1800 प्लस के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्लाइन में बाय करने की सलाह है और 1670 का स्टॉप लॉस होगा। अभी BTST पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ऑयल इंडिया। यहाँ पे एक करेक्शन के बाद अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखा है,
ऑयल इंडिया हमें यहाँ पे बुलिश लग रहा है और 495 500 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 470 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है आज, वो अगेन कंज्यूमर स्पेस से ही हमें लगता है यहाँ पे एक स्टॉक टाटा कंज्यूमर, जो कि एक करेक्शन के बाद यहाँ पे ये भी रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। तो टाटा कंज्यूमर में भी बाय किया जा सकता है। 955 960 के टारगेट के लिए डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 910 के आसपास। कंज्यूमर के लिए 910 का स्टॉप लॉस, इसको बाय करने की सलाह है। ऑयल इंडिया में लगातार चौथे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। ऑयल इंडिया पर भी ये बुलिश व्यू है और एचडीएफसी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तब तो बढ़िया भाव पर है। 1800 के वैसे मिड टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं इस गिरावट पर, अगर एक कॉन्ट्रा बेट आप लेना चाहते हैं तो। ये 3 शेयर हो गए। तेजस जी, आप बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं? तो मैंने जो चुना है शेयर बीटीएसटी के लिए, वो भी एफएमसीजी स्पेस से है। दिग्गज, एचयूएल लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की हम बात करें तो पिछले 15 सेशन से स्टॉक के कंसोलिडेशन मोड में था और कल के सत्र में और आज के सत्र में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने। पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर डिसिसिवली बन नहीं दे पा रहा था। आज के सत्र में हम देखेंगे तो काफी अच्छा जो लेवल है वो सस्टेन कर रहा है 20 दिन की मूविंग एवरेज का। और मुझे लग रहा है ये स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म हो गया है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है डेली चार्ट पे। और अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा है। तो मैं एचयूएल में बाय करने की सलाह दूंगा करंट भाव पे। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2375 का पहला लक्ष्य रहेगा, 2440 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2460 का। बीटीएसटी करने की सलाह है। 1.5% ऊपर ये शेयर है। 2375 का स्टॉप लॉस, 2440 और 2460 ये 2 टारगेट हो गए। अमोल, आप बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे? जी, आई थिंक बाइंग का ही व्यू है। ट्रेंड एक अच्छा लग रहा है, जरूर इंट्राडे करेक्शंस हुए उसमें, बट अगर हम वीकली और डेली ये दोनों में चल देखते हैं तो दोनों में एक बड़ा रेंज क्रॉस कर दिया स्टॉक ने और वीकली क्लोजिंग काफी अच्छा है। तो मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 7315 पोजिशनली अगर हम देखते तो 7500 7600 तक भी ये जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 7225। 7225 ये ट्रेंड के लिए स्टॉप लॉस होगा। आई लीटर वाले शेयर की एक चर्चा हमने दोपहर में की थी, वो था आईटीआई। 20% का सर्किट लग गया, 450 रुपए के ऊपर जाकर ये भी ट्रेड कर रहा है, नई ऊंचाई पर है। एक और शेयर है आई लीटर वाला, इरेडा, IREDA। उसमें भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है। 230 रुपए के आसपास का भाव फिर से दिखेगा और इसमें बाइंग हो रही है। राजेश जी, इरेडा कैसा लग रहा है आपको? जो रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है, क्या आपको लगता है कि सस्टेन करेगी ये? आई थिंक अभिषेक जी करना चाहिए सस्टेन। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे रिकवरी का साइन और रिवर्सल के साइन डेली चार्ट पे आते हुए दिखे। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है अगर ये स्टॉक अब 225 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 245 250 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है यस बने रहना चाहिए 222 के स्टॉप लॉस से। तो बिल्कुल IREDA हमें लग रहा है कि ये स्टॉक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बिल्कुल IREDA मजबूती और इनफैक्ट इनके भी Q3 अपडेट्स जो आए थे, लोन डिस्बर्समेंट में 41% का जंप देखने को मिला था और साथ ही अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ लोन बुक में मार्क की गई थी। सो बिजनेस अपडेट्स और ये जो सारे अपडेट्स आ रहे हैं वो कंपनी के बिजनेसेस के पोटेंशियल्स को जता रहे हैं और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं। और इन दिनों अगर आप देखें ITI लिमिटेड, जिसका जिक्र अभी अभिषेक कर रहे थे, कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्टॉक वर्थ अ वॉच। इनफैक्ट पिछले 2 महीने के ही ट्रेंड अगर देखेंगे 92%, 92% के मूव्स यहाँ पर देखे जा चुके हैं। 92% के गेन्स सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में देखने को मिले हैं। आज ऑल टाइम हाई कंपनी ने टच किया है 432 के लेवल्स और उसके बाद 457 के स्तर पर अगर आप देखें
इस वक्त ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई है। आज के सत्र में ही नहीं, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़िया मजबूती देखेंगे और पिछले 2 महीने के चार्ट्स तो अगर देखेंगे तो बिल्कुल ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, इतनी अच्छी तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। त्रिवेणी टरबाइन के स्टॉक पर भी एक नज़र होनी चाहिए और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस पर। तेजस, आपसे राय जानना चाहेंगे, एम्बर एंटरप्राइजेस अच्छा एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2% के गेंस, फ्रिजल आउट भी हो रहे हैं ऊपरी स्तरों से, लेकिन हरे निशान में अब भी ये कायम है। और साथ ही त्रिवेणी टरबाइन में भी अच्छी खासी तेज़ी, 774 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। तो अंबर एंटरप्राइज की हम बात करें तो रिसेंटली ये स्टॉक में हमने एक 3 वाइट शोल्डर्स की पैटर्न देखी थी और इसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 8000 तक के भी लेवल छू सकता है, जो उसका इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। अगर 8000 का स्तर अगर ये डिसिसिवली पार करता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए अंबर एंटरप्राइज में। और त्रिवेणी टरबाइन की हम बात करें तो ये स्टॉक जो है त्रिवेणी टरबाइन, इसका चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली थोड़ा साइडवेज टाइप है। ये स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी 840 के लेवल से, उसके बाद स्टॉक में हम हल्की सी पुलबैक रैली देख रही है। इमीडिएट बेसिस पे आज अगर देखेंगे तो आज एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना रहा है जो एक बेरिश पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी अवॉइड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग नहीं है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए त्रिवेणी टरबाइन में। इंतजार करना है त्रिवेणी टरबाइन में। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है इसे बिल्कुल बनाकर रखें, लेकिन इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस के चार्ट्स जो हैं वो बढ़िया पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस वक्त। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स में चुनिंदा प्लेयर्स अगर देखेंगे, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, छोटी मझोली कंपनियां और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज में जियो फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं 307 के लेवल्स पर। राजेश जी, एक क्विक राय जियो फाइनेंस पर। तो देखिए, स्टॉक में एक करेक्शन हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक अभी भी लोअर साइड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हालांकि लोअर साइड से एक रिकवरी बनी है, बट हमें लगता है यहाँ पे 315 320 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए हायर साइड में। अगर ये 320 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये रिकवरी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अदरवाइज हमें लगता है कुछ समय के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। 300 से 320 की रेंज, 320 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 345 तक की चाल बन सकती है। तो एक ओवरसोल्ड जोन से स्टॉक रिकवर जरूर हो रहा है। तो हमें लगता है कि रिकवरी में जरूर 315 320 के आसपास इसको एक बार रिव्यू करें। फाइनेंस को लेकर ये व्यू। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे, 2 मिनट के आसपास समय रह गया है। निफ्टी 200 अंक नीचे 23,400 के नीचे क्लोज करने की तैयारी में। निफ्टी बैंक की बात करें 625 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि आज अगर आप एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखेंगे तो बराबरी का मामला रहा। 1350 शेयर मजबूत रहे और करीब 1300 शेयर कमजोर रहे, और ये हुआ है मिड कैप्स के और स्मॉल कैप्स के दम पर, जहां पर हमने कई शेयरों को काफी तेजी से चढ़ते हुए देखा, जैसे कि ITI की हम चर्चा अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। लेकिन आज बाजार के मोमेंटम को, बाजार के स्पीड को थामने का काम किया है बैंकिंग शेयरों ने, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा जो IT शेयर हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर आज गिरावट का शिकार हुए हैं। 1 से लेकर 3% के आसपास से गिरावट हमने बड़े IT शेयरों में देखी है। उसके अलावा अगर हम कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो फार्मा का भी आज पार्टिसिपेशन कम रहा है, मतलब सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे हैं। कंजम्पशन की बात करें तो जोमैटो, स्विगी जैसे जो शेयर थे वहां पर आज हमने कमजोरी देखी है। लेकिन दूसरी तरफ एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि रिटेल चेन है राधा कृष्ण दवानी की, अच्छे Q3 अपडेट्स आए थे, 11 साढ़े 11% के आसपास का बढ़िया हमने उछाल दिखा है। तो कल की जो तेजी थी बाजार की, वो काफी हद तक उसमें चूंकि वीकली एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिल रहा था। कल हमने देखा कि FIs के बाइंग के फिगर भी लौट के आए हैं 12 सत्र के बाद, लेकिन क्या वो टिकेंगे, इसको लेकर अभी भी थोड़े सवाल हैं, क्योंकि जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 20% के नीचे अभी भी। देखना होगा कि डेटा किस तरह से फॉर्म होते हैं उस फ्रंट पर। लेकिन आज ऑयल एंड गैस शेयरों का प्रदर्शन ठीक रहा, क्योंकि क्रूड में हमने उबाल देखा है और ब्रोकरेजेस का भरोसा है। ONGC करीब 5% चला है,
टाटा मोटर्स को सीएलएस ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके अभी अपडेट्स अच्छे आए, दिसंबर के बिक्री के आंकड़े अच्छे आए थे और टाटा मोटर में आज 3% के आसपास की हमने तेजी देखी है। गेंस थोड़े से कैप्ड जरूर रहे और इसके अलावा जो भी कंजम्पशन वाले शेयर थे, एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, वहां पर हमने तेजी देखी है। रिलायंस ने अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी गवाई है इंट्राडे में। एक वक्त था जब ये शेयर 1.25% ऊपर था, लेकिन बंद होते होते जो तेजी रह गई है वो बमुश्किल आधे % के आसपास की तेजी रिलायंस की रह गई है। 1250 रुपए के नीचे आकर रिलायंस क्लोज कर रहा है। 8 रुपए ऊपर आज का सत्र। तो 200 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ है 23,989 के स्तर पर, यानी कि 24,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आज की क्लोजिंग है और निफ्टी बैंक ने कल के गेंस को पूरी तरह से इरोड किया है और 635 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। चलिए अब 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज किस तरह से निकल के आते हैं, एफआईसी आंकड़े कैसे निकल के आते हैं और इन्हीं चीजों पर काफी हद तक बाजार की चाल निर्भर करेगी। अगले हफ्ते से धीरे धीरे करके ना नतीजों का फ्लेवर भी बाजार में आना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अपने जो डोमेस्टिक क्यूज होंगे बाजार के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और बजट की तरफ तो धीरे धीरे हमने कदम बढ़ा ही दिए हैं। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, अमोल जी और तेजस जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मानसी और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 18 और स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।